अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा CO2 एब्जॉर्बर हमारा समंदर अब धोखा दे रहा है, क्या होगा जब समंदर जो हमेशा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है अब कह रहा हो बस अब और नहीं? क्या है इसके पीछे का कारण? चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। समंदर दुनिया के CO2 के इमिशन का लगभग 30% एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अब डाटा कुछ और कह रहा है। नासा और IPCC की रिपोर्ट दिखाती है कि ओशियन का CO2 एब्जॉर्प्शन घट रहा है और इसके पीछे का कारण हमें चौंकाने वाला है। देखिए ये ग्राफ, पहले समंदर CO2 एब्जॉर्ब करता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। पर क्यों? क्या समंदर थक गया है? क्या हम उसे ज़्यादा भर दिए हैं कि अब उसके बस की बात नहीं रही? इसके पीछे मेन 3 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। जब पानी गर्म होता है तो उसके CO2 एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ठंडा होता है, गैस उसके अंदर रहती है, गर्म होने पर गैस बाहर निकल जाती है। समंदर भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट करता है। पिछले 150 सालों में ओशियन का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। आपको लगता है 1.5 डिग्री सेल्सियस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन समंदर के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरा कारण है ओशियन एसिडिफिकेशन। डॉक्टर निकोलस ग्रूबर और सरह कूले ने इस फिनोमिना को सालों से स्टडी किया है। उनके रिसर्च से पता चला है कि ओशियन एसिडिफिकेशन के प्रोसेस के कारण समुद्र की CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच रही है। जब समंदर ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पानी एसिडिक हो जाता है, और उसका एसिडिक पानी का असर सबसे पहले किस पर होता है? कोरल्स और प्लैंकटन पर। इसके इम्पैक्ट के बारे में आगे बात करेंगे। यह डाटा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ओशियन का pH 8.2 से घटकर 8.1 हो गया है। यह नंबर छोटा लग रहा होगा, लेकिन यह 30% एसिडिटी की इंक्रीज़ को दर्शाती है। और जैसे जैसे ओशियन अधिक एसिडिक होता जा रहा है, उसका CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। और तीसरा कारण है जो शायद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो है ओशियन सर्कुलेशन का बिगड़ना। समंदर की करंट जो डीप वाटर को सरफेस पर लाती थी और नए न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करती थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिसरप्ट हो गई है। यह करंट सिर्फ CO2 के लिए नहीं, बल्कि ऑक्सीजन और मैराइन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये रुक गई तो समंदर का रोल सिर्फ एक एब्जॉर्बर का नहीं, बल्कि एक इमीटर का बन जाएगा। जब ओशियन CO2 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक्सेस CO2 एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज़ हो जाएगा। बट दैट नॉट ऑल। ओशियन एसिडिफिकेशन का मैराइन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोरल रीफ जो 25% मैराइन लाइफ का घर है, तेज़ी से मर रहे हैं। फिश पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सेल फिश को अपने सेल बनाने में मुश्किल हो रही है। यह सिर्फ मैराइन इकोसिस्टम के लिए बैड न्यूज़ नहीं है, उन 3 बिलियन पीपल के लिए भी एक डिजास्टर है जो सी फूड को अपने प्रोटीन का मेन सोर्स मानते हैं। अगर ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट की बात करें तो राइजिंग CO2 लेवल का मतलब है मोर एक्सट्रीम वेदर जैसे हरिकेन्स, डॉट और फ्लड। कोस्टल कम्युनिटीज़ राइजिंग सी लेवल से ख़त्म होने के कगार पर हैं। ओशियन सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करता, यह इसे मैराइन स्नो के रूप में स्टोर करता है। जी हाँ, टीनी पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो ओशियन फ्लोर में जमा हो जाते हैं और कार्बन को हज़ारों साल तक स्टोर करते हैं। मैराइन स्नो भी ओशियन एसिडिफिकेशन से अफेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे वाटर अधिक एसिडिक होता जा रहा है, यह प्रोसेस स्लो होती जा रही है, और इसका मतलब है लेस CO2 लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो पाएगा। अगर ओशियन द्वारा एब्जॉर्ब किया गया सारा CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी। यह इतना ज़्यादा है कि अर्थ का अधिकांश हिस्सा अनइनहेबिटेबल हो जाएगा। हर छोटी एक्शन काउंट, चाहे वो प्लास्टिक यूज कम करना हो, ओशियन कंजर्वेशन एफर्ट का सपोर्ट करना हो, या सिर्फ अवेयरनेस फैलाना हो, हम सभी की इसमें एक रोल है। ओशियन लाखों सालों से हमारे प्लेनेट की लाइफलाइन रहा है, लेकिन अब यह अपनी ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है। अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स डू आवर पार्ट टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस फॉर आवर फ्यूचर।